व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। वो पिछले 23 सालों से रशिया पर हुकूमत कर रहे हैं। वो रशिया जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अभी तक रशिया 3 कंट्रीज पर अटैक कर चुका है, जिसमें यूक्रेन, जॉर्जिया और ट्रांसनिस्ट्रिया शामिल है। कहा जा रहा है कि पुतिन सोवियत यूनियन को दोबारा वापस जोड़ना चाहते हैं। उनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधी से ज्यादा सुपर पावर्स के एक तरफ होने के बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और इतनी सैंक्शंस के बावजूद अभी तक कोई भी यूरोपियन कंट्री रशिया को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सका। रशिया ने पूरे यूरोप की गैस बंद की हुई है, जिसकी वजह से जर्मनी, फ्रांस और यूके की इकोनॉमीज जबरदस्त क्राइसिस का शिकार हैं। इस वक्त लिटरली पूरा यूरोप रशिया की वजह से हिल कर रह गया है। लेकिन दुनिया का पावरफुल तरीन प्रेसिडेंट आज से 31 साल पहले रशिया की सीक्रेट एजेंसी KGB में सिर्फ एक जासूस था। तो फिर ये जासूस दुनिया का पावरफुल तरीन प्रेसिडेंट कैसे बना और वेस्टर्न मीडिया पुतिन के इतना खिलाफ क्यों है? आइए जानते हैं। सच ये है कि इस वीडियो में पुतिन 1992 में रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक गरीब फैमिली के यहाँ पैदा हुए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर था। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे उस जमाने में लेनिनग्राड भी कहा जाता था, वर्ल्ड वॉर 2 में मुकम्मल तबाह हो गया था। करीबन 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। खुद पुतिन के फादर भी इस जंग में बहुत शदीद घायल हुए थे। पुतिन का बचपन बहुत ही मुश्किल था। गरीबी, भूख, हर वक्त जिंदा रहने की जंग। इन्हीं हालात ने पुतिन को एक बहुत सख्त जान फाइटर बना दिया। कहा जाता है कि पुतिन को शुरू से ही सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने का शौक था। 17 साल की उम्र में पुतिन ने रशियन सीक्रेट एजेंसी KGB में अप्लाई किया, मगर उम्र कम होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन से पुतिन काफी डिसअपॉइंटेड हुए और उन्होंने 1975 में लेनिनग्राड की एक यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री में एडमिशन ले लिया और वहाँ पुतिन की मुलाकात हुई एनाटोली सोबचैक से। यही वो शख्स है जिसने पुतिन को वो पुतिन बनाया जिसे आज हम एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पर जानते हैं। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 1975 में पुतिन ने KGB ज्वाइन कर ली और उसे ट्रेनिंग के लिए ओख्ता ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया गया। कुछ साल ट्रेनिंग स्कूल में काम करने के बाद पुतिन को फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट ट्रांसफर कर दिया गया। फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट KGB का वो हिस्सा था जहां पर फॉरेन ऑपरेशंस प्लान किए जाते थे। रशिया में मौजूद फॉरेनर्स पर नजर रखी जाती थी और लोकल पॉलिटिशियंस को कंट्रोल में रखने के लिए उनकी निगरानी की जाती थी। पुतिन को यह टास्क दिया गया कि वो लेनिनग्राड में मौजूद फॉरेन ऑफिशियल्स पर नजर रखें। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन के दोस्त और दुश्मन सब ये बात मानते हैं कि पुतिन में एक बहुत जबरदस्त एबिलिटी है कि वो सिर्फ थोड़े टाइम में बंदे को पहचान लेते हैं। मतलब उनके अंदर किसी भी इंसान को रीड करने की बहुत जबरदस्त एबिलिटी है। वो सिर्फ कुछ देर ऑब्जर्व करके जान जाते हैं कि सामने बैठे इंसान का असल मकसद क्या है। कहा जाता है कि ये एबिलिटी उन्होंने इसी फर्स्ट डायरेक्टरेट में काम करके डेवलप की। कुछ ही सालों में पुतिन का शुमार सोवियत यूनियन के टॉप स्पाइज में होने लगा था। पुतिन को फ्रंट लाइन यानी ईस्ट जर्मनी में पोस्ट कर दिया गया, जहाँ वो पहली दफा सोवियत US इंटेलिजेंस वॉर का हिस्सा बन गए। पुतिन यहाँ पर 1985 से 1990 तक रहे, मगर इसी दौरान सोवियत यूनियन के हालात खराब होते गए और बिल आखिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इस सब अरसे में पुतिन के दिल में वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ चुकी थी। 1991 में ही पुतिन को वापस लेनिनग्राड ट्रांसफर कर दिया गया। लेनिनग्राड वापस आने से पुतिन को दोबारा अपने प्रोफेसर एनाटोली सोबचैक से मिलने का मौका मिल गया। अब यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप बनने जा रहा था जो पुतिन को बहुत पावरफुल बनाने वाला था। 1991 में एक मिलिट्री कू के नतीजे में उस वक्त के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया गया। पुतिन बहुत बारीकी से हालात भांप रहे थे और वो जान गए थे कि पावर किस तरफ जाने वाली है और इसीलिए उन्होंने फौरन KGB से रिजाइन कर दिया। दूसरी ही तरफ पुतिन के प्रोफेसर सोबचैक ने भी यूनिवर्सिटी छोड़कर पॉलिटिक्स में उतरने का डिसीजन लिया। उसी साल लेनिनग्राड में मेयर के इलेक्शंस थे। सोबचैक ये इलेक्शंस बड़ी भारी मेजोरिटी से जीत गया और उसने व्लादिमीर पुतिन को अपना डेप्यूटी अपॉइंट कर दिया। कुछ सालों में ही सोबचैक पर करप्शंस के एलिगेशंस लगना शुरू हो गए। 4 सालों में लेनिनग्राड में करप्शन और क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया और इसी के नतीजे में सोबचैक 1996 का इलेक्शन हार गया। इलेक्शन हारने के बाद सोबचैक के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन पुतिन ने अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल ग्राउंड्स पर सोबचैक को पेरिस भिजवा दिया। पुतिन की इस लॉयल्टी को उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन ने भांप लिया। उन्हें ऐसा ही कोई लॉयल और
पावरफुल बंदा चाहिए था जो उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को सहारा दे सके। बोल्टसिन ने 1997 में पुतिन को मॉस्को इनवाइट किया और फिर 2 साल के अंदर ही पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बोल्टसिन पुतिन पर अंधाधुंध ट्रस्ट करता था और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके बाद पुतिन ही रशिया का प्रेसिडेंट बने। मगर उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये था कि पुतिन को पॉलिटिकली कोई नहीं जानता था। सितंबर 1999 में रशिया के शहर बायनेक्स्क, मॉस्को और वोल्गोडोन्स्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेचन फाइटर्स ने कबूल की। पूरा रशिया हिलकर रह गया था। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अगला निशाना कौन बनेगा। ऐसे में पुतिन ने चेचन फाइटर्स से बदला लेने की ठानी। पुतिन ने टीवी पे आकर पब्लिकली ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो इन अटैक्स में इन्वॉल्व एक एक बंदे को चुन चुन कर मारेंगे। सारी आवाम पुतिन के पीछे खड़ी हो गई। पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 2% से जंप करके 45% पर चली गई। पुतिन के बहुत से क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये सब एक ड्रामा था जो पुतिन ने इसलिए किया कि उन्हें पब्लिक की सपोर्ट मिल जाए ताकि फ्यूचर में उनका प्रेसिडेंट बनना आसान हो जाए। रशियन आर्मी को मोबिलाइज किया गया और भरपूर ताकत से चेचनिया पर हमला कर दिया गया। चेचनियन शहर ग्रोजनी पर इतनी बमबारी की गई कि करीबन 80,000 लोग मारे गए। पूरा शहर खंडर बन गया और सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर चेचनिया रशिया के कंट्रोल में आ गया। इस मिलिट्री स्टंट के नतीजे में पुतिन दिसंबर 1999 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत भारी अक्सरियत से जीत गए। अब पुतिन के मुखालिफ ये कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट पुतिन की गवर्नमेंट ने खुद करवाए थे ताकि वो ये मिलिट्री स्टंट करके इलेक्शन जीत सके। इन क्रिटिक्स के पास कुछ प्रूफ्स भी हैं, जैसे कि 22 सितंबर को रशिया के शहर रायाजान में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की बेसमेंट से कुछ एक्सप्लोसिव्स मिले। जब पुलिस ने बॉम्ब्स को एग्जामिन किया तो पता लगा कि उसमें वही बारूद इस्तेमाल हुआ है जो रशियन मिलिट्री यूज करती थी। पुतिन की गवर्नमेंट ने इन सब एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया, मगर इसके साथ ही एक खौफनाक चीज ये हुई कि जो भी जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटर्स इन बॉम्ब ब्लास्ट पर काम कर रहे थे वो सब एक एक करके मारे गए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है अलेक्जेंडर लिथविनेंको, रशियन सीक्रेट एजेंसी केजीबी का एक ऑफिसर, जिसने पब्लिकली ये कहा कि इन बॉम्ब ब्लास्ट में चेचन फाइटर्स नहीं बल्कि खुद पुतिन इन्वॉल्व था। अलेक्जेंडर को चंद दिनों बाद ही लंदन में उसके अपार्टमेंट में कत्ल कर दिया गया। खैर, मई 2000 में पुतिन ने रशियन प्रेसिडेंट ऑफिस संभाल लिया। पुतिन के पहले टेन्योर के दौरान रशियन इकोनॉमी ऑन एवरेज 7% की ग्रोथ से बढ़ रही थी और उसकी बड़ी वजह थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इसके साथ साथ ऑयल और गैस की प्राइस में 5 गुना इजाफा, जिससे रशिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे। मार्च 2004 में पुतिन दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इस दफा उन्हें 71% वोट्स मिले। फिर 2008 आ गया। अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 3 दफा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। इस मुश्किल का हल ये निकाला गया कि पुतिन ने अपने डेप्यूटी डिमिट्री मेडवेडेव को प्रेसिडेंट बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। 4 साल बाद मार्च 2012 में पुतिन एक बार फिर 64% वोट लेकर रशिया के प्रेसिडेंट बन गए और आज की डेट तक वो ही रशिया के प्रेसिडेंट हैं। 2021 में पुतिन ने एक लॉ साइन किया जिसके मुताबिक वो 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे और अगर वाकई में ऐसा हो गया तो वो जोसेफ स्टालिन के बाद रशिया के सबसे ज्यादा देर तक सर्व करने वाले प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस सारे अरसे में 2012 से 2022 के दरमियान पुतिन ने खुलकर अपनी पावर शो की। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जब रशिया ने सीरियन सिविल वॉर में भरपूर हिस्सा लिया। सीरियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने पर रशिया ने अपने जंगी जहाज और हथियारों से बशार अल असाद की गवर्नमेंट की बहुत मदद की। आप पुतिन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चाहकर भी बशार अल असाद का तख्ता नहीं उलट सके, क्योंकि उसके सर पर पुतिन का हाथ था और इवन आईसिस को कुचलने में भी पुतिन ने सीरियन गवर्नमेंट की बहुत मदद की। फिर 2014 में यूक्रेनियन आइलैंड क्राइमिया और सेवेस्टोपोल को वापस रशिया में शामिल कर लिया गया। इसी तरह 22 दिसंबर 2020 को पुतिन ने एक बिल पे साइन किया जिसके मुताबिक रशिया के सारे एक्स प्रेसिडेंट्स को किसी भी कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकेगा। सब एक्स प्रेसिडेंट्स को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई। अपने टेन्योर के दौरान प्रेसिडेंट जो मर्जी करता रहे, प्रेसिडेंसी से उतरने के बाद उसे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। फरवरी 2022 में पुतिन ने रशियन आर्मी को यूक्रेन पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। यूक्रेन पर हमला करने की क्या रीजंस थी ये हम पिछली कई वीडियोस में बता चुके हैं, मगर इस जंग के असरात पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं। यूरोप में इस वक्त गैस और ऑयल ना होने की वजह से जबरदस्त क्राइसिस आया हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, पावर फोकस शिफ्ट हो रहे हैं। सदियों से अमेरिका का दोस्त समझा जाने वाला सऊदी अरब अब चीन और रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और इस पे हम
एक वीडियो भी बना चुके हैं। इस सारे चेंज और केओस के पीछे एक इंसान का हाथ है और वो है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन रशिया को दोबारा 1990 से पहले की पोजीशन पर लाना चाहते हैं, मतलब यूनाइटेड रशिया, यूनाइटेड सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कुछ रशिया में हुआ था वो उस सब का कसूरवार वेस्ट और अमेरिका को समझते हैं और इसीलिए वो हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया पुतिन की इसी एंटी वेस्ट नफरत को जानता है और इसीलिए वो पुतिन और रशिया के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहा है। मगर पुतिन को किसी प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और फिलहाल तो पुतिन की प्रोग्रेस देखते हुए यही लगता है कि वो रशिया की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल डिक्टेटर बनने जा रहे हैं, जो न सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। आपका पुतिन और उनकी पॉलिसीज के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।